हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में पढ़ूंगा और ये यहाँ से अपना टेक्निकल पार्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि एडवांस लेवल शुरू होता है धीरे धीरे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। ऑन 1st जनवरी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉरिन लिमिटेड wishes to know the amount of working capital that will be required during the year। वर्किंग कैपिटल साल भर का कितना है ये आपको बताना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट। Production during the previous year was 60,000 unit. It is planned that this level of activity would be maintained during the previous year, during the present year. पिछले साल हमने 60,000 यूनिट्स बनाए थे, इस साल भी हम 60,000 यूनिट बनाएंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। सो प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितना हो गया सर? 60,000 का। अब जब भी क्वेश्चन कोई भी पूरा ऐसे एकदम पैराग्राफ स्टाइल में दिखे ना आपको, पहली चीज जो आपने करनी है वो है कि सर गिवन आइटम के क्या क्या है वो लिख लो, अलग से लिख लो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। उसमें से आप ना निकाल लेते हो मेन चीजें। तो यूनिट्स जो आप बनाओगे वो है 60,000। उसके बाद एक सेकंड ना, बस होल्ड करना। हाँ, ध्यान दो। सो इट इज प्लान दैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो भी हो गया। द एक्सपेक्टेड रेशियोज ऑफ द कॉस्ट टू सेलिंग प्राइसेस आर ध्यान देना, यहां पे मैं लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस जो होगी आपकी, उसमें रॉ मटेरियल कितना, डायरेक्ट वेजेस कितना और ओवरहेड कितना। सेलिंग प्राइस जो भी होगी उसका 60% होगा रॉ मटेरियल, उसके बाद में वेजेस होंगे 10% और ओवरहेड होंगे 20%। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है डिटेल। अब कितना है वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एन एवरेज ऑफ 2 months बिफोर इशू टू द प्रोडक्शन। यानी रॉ मटेरियल मेरे पास में कब तक रहेगा? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड आ गया आपका 2 महीने का। ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 month, the raw material being fed into the pipeline immediately and the labor and overhead costs accrue evenly during the month। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए इस क्वेश्चन में। आपको जो WIP आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप WIP स्टोरेज, एक तरह से तो वो 1 month का दिया हुआ है, लेकिन इसमें रॉ मटेरियल पूरे 1 महीने का स्टार्टिंग में डाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना सर, जो लेबर उस पे लगना है, मान लो ये मशीन है, 1 महीने का माल रॉ मटेरियल इसके अंदर डाल दिया, एक साथ डाला इमीडिएटली। अब रॉ मटेरियल तो पूरे 1 महीने का इसके अंदर में, फैक्ट्री के अंदर में पड़ा है, लेकिन वेजेस जो है और ओवरहेड जो है ये पूरे 1 महीने के नहीं लगेंगे इस पे। क्यों? आप सोचो, अगर वेजेस पूरा 1 महीने का लग गया या ओवरहेड पूरा 1 महीने का लग गया तो वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, वो WIP नहीं कहलाएगा। WIP कहलाने के लिए कुछ प्रोसेस कंप्लीट होनी बाकी है, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि कुछ तो बाकी है करने का। इसीलिए क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने ये बोला, देखो सर, अगर वेजेस महीने भर के 100 रुपए लगते हैं तो स्टार्टिंग में 0 है, धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए एक्रू होते जा रहे, और पेमेंट जो आखिरी में है वो 100 रुपए का करना है।
इसको बोलते हैं कि वेजेस का एक्रू होना इवनली थ्रू आउट द मंथ, इवनली थ्रू आउट द मंथ, यानी इवन यानी कि सेम लेवल पे। सो हम वेजेस मान के चलते 100 नहीं मानते, हम एक काम करते हैं, वेजेस मान के चलते हैं 60 रुपए, और आपके पास में 30 दिन है, यानी हर दिन काम करने पे लेबर को दो रुपए का डी एक्रू होते जा रहा है, देना नहीं है, एक्रू होते जा रहा है। सो पहले दिन की शुरुआत में 0, अंत में 2 रुपए, दूसरे दिन 4 रुपए, तीसरे दिन 6 रुपए, चौथे दिन 8 रुपए, ऐसे करके एक्रू होते जा रहा है, और वो 60 रुपए यहाँ पे बन जाते हैं 30 दिन के एंड में। तो ऐसे केस में क्या करना सर, हमने 0 लेना, 20 लेना, 30 लेना कि 60 लेना? अब ऐसे केस में हम फंस जाते हैं क्योंकि पूरा वेजेस आप ले नहीं सकते। तो आप बोलोगे कि पूरा वेजेस यानी पूरा महीना तो कंप्लीट हो गया 60 रुपए, तो प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। 1 महीने ही माल रहता है WIP में, आप मान के चलो, यानी 1 महीने लगता है उसको फिनिश गुड्स में तैयार होने के लिए, और 1 महीने का पूरा वेजेस लग जाएगा तो वो WIP कहलाएगा ही नहीं। तो अब आप ना ये ले सकते हो ना आप ये ले सकते हो। ऐसे केस में अब सिचुएशन थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं रहती, थियोरेटिकल होती है। तो ऐसे केस में हम ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज लेके चलते हैं। तो स्टार्टिंग में वेजेस 0 थे, आखिरी में वेजेस 60 रुपए हुए, तो हम उसको 0 60 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 30 रुपए लेंगे, यानी आधा महीना कंसिडर करेंगे, ना इधर ना उधर। ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता के चल रहा हूँ, इसलिए इतना सा पार्ट आपका अनरियलिस्टिक कहलाएगा, बट वी कैन नॉट हेल्प इट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शेयर मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस हर 2 सेकंड में बदलती है, हर 1 सेकंड में बदलती है, तो आप दिन भर की प्राइसेस क्या लिख पाओगे कैलकुलेशन करने के लिए? नहीं लिख पाओगे। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग लेके चलते हो आप उस टाइम पे। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, हम ओपनिंग और क्लोजिंग लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए मान के चलता हूँ कि जो WIP है उसमें रॉ मटेरियल तो पूरा लग जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जब तक जाएगा नहीं तब तक उस पर वेजेस कैसे लगेंगे, बट ये 1 मंथ का लगेगा। लेकिन जो डायरेक्ट वेजेस है वो आधे महीने के लगाएंगे, 0 और 1 का एवरेज। ओवरहेड भी जो है वो भी आधे महीने के लगाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होता है। ओवरहेड यानी कि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ का रेंट, फैक्ट्री का और मशीनरीज एंड ऑल दैट का खर्चा। तो ये हो गया WIP। आगे फिनिश गुड्स विल स्टे इन द वेयर हाउस। फिनिश गुड्स विल स्टे इन द वेयर हाउस अवेटिंग डिस्पैच टू द कस्टमर फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। तो फिनिश गुड्स का स्टोरेज जो है 3 मंथ्स का। आगे क्रेडिट अलाउड बाय द क्रेडिटर्स इज 2 मंथ्स। सो दिस इज क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 3 मंथ्स। डेटर से पैसा आता है तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड हो जाता है। अब लिखा है आपको कि सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, 5 रुपए। तो सेलिंग प्राइस हो गई 5 रुपए, उसका 60% आपका रॉ मटेरियल लगता है, सो 3 रुपए ये लगेगा। 10% यानी कि 50 पैसे आपका वेजेस, और ओवरहेड है आपका पर यूनिट आ रहा है, ठीक है। ओवरहेड है आपका 1 रुपए, ठीक है। देर इज अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल्स साइकिल। वेजेस और ओवरहेड आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ, यानी 1 महीने का वेजेस आउटस्टैंडिंग रहता है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो मार्च एंडिंग होती है, जनवरी का वेजेस 1 फरवरी को पे करोगे, फरवरी का वेजेस 1 मार्च को पे करोगे, और मार्च का जो वेजेस और ओवरहेड है वो 1 अप्रैल को करोगे। तो 31 मार्च को 1 महीने का आउटस्टैंडिंग दिखेगा। सो यहाँ पे और एक चीज ऐड होगी, वो है वेजेस आउटस्टैंडिंग 1 मंथ एंड ओवरहेड आउटस्टैंडिंग 1 मंथ, यानी 1 महीने का लाइबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे कि देना बाकी है। द कंपनी नॉर्मली कीप्स कैश इन हैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। कैश जो रहेगी वो
20,000 की रहेगी। तो ये कई रफ चीज़ें हमने लिख ली, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं आपको सारे कैलकुलेशन बताता हूँ आगे की। सेल्स आपका हुआ था 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपए का, ठीक है। रॉ मटेरियल जो आपको लगना है वो है 60%, 60%, तो वो हो जाएगा 1,80,000। डायरेक्ट वेजेस जो लगने हैं आपके वो साल भर के लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 10% यानी कि 30,000 का साल भर का है। और ओवरहेड जो है वो है 60,000 का। तो 60% ये, 10% ये, 20% ये, और आपका प्रॉफिट है आप 10% का। इस तरह से 100% कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हो गया 30,000 का। तो ये 3 लाख का मैंने ब्रेकअप दिया है आपको, आई थिंक सो। हाँ, ये 3 लाख का मैंने आपको ब्रेकअप दे दिया। अब सबसे पहले हमको निकालना क्या है सर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो क्या क्या आता है करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज में, यहाँ हम लिखेंगे सर करंट असेट्स, तो सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है, उसके बाद में आएगा डायरेक्ट वेजेस का कितना स्टॉक है, सॉरी रॉ मटेरियल के बाद में WIP का स्टॉक कितना है, फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है। ये हो गया अपना इन्वेंट्री वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद में इन्वेंट्री के बाद हम लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स के बाद में आप लिख दो कैश, आई थिंक, और करंट असेट्स में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आपका ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। फिर आप फिर आप शुरू करोगे सर करंट लाइबिलिटीज वाला पार्ट। करंट लाइबिलिटीज में 3 चीज़ें आपको दी हुई है क्वेश्चन में, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और कुछ रहा तो हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा मत सोचो कि कुछ भूल गए तो सर क्या आपको कैसे पता कि इतनी चीज़ें हैं। और कुछ रहा तो हम ऐड कर लेंगे। क्रेडिटर्स और वेजेस आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे ओवरहेड आउटस्टैंडिंग, बस। तो इससे अब आपका आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। A-B, कहानी खत्म। अब रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी सर। बहुत ही सिंपल है। रॉ मटेरियल कितने दिन का मेरा स्टॉक में रहता है, 2 महीने का।
अरे 2 महीने का निकालना है तो पहले साल भर का पता होना चाहिए। साल भर का कितना है सर? 1,80,000 साल भर का है। तो 2 महीने का कितना? अच्छा, रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालने का फॉर्मूला भी आपके पास में। फॉर्मूला कैसा था, ध्यान देना। फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि आपका साल भर का कंजम्पशन आप न्यूमरेटर में लेते हो, डिवाइडेड बाय उसको 365 करते थे। लेकिन अब यहाँ पे 365 या 360 यूज़ मत करना, क्योंकि आपको जो डिटेल दी गई है वो मंथ्स में दी गई है। तो यहाँ पे आप साल भर का ही लेना, लेकिन 12 महीने लो, डेज में मत लो, मंथ्स में लो। तो आपने ये क्या किया, 1 महीने का कैलकुलेट किया। अब इसके बाद रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो 2 महीने का, कहानी खत्म, आपका आ गया आंसर। वही तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो फॉर्मूला हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं। आपका अगर सवाल ये है कि सर एग्ज़ाम में भी हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो पहला चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, रॉ मटेरियल है आपका 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड जो कि है 2 महीने का। तो आपका आंसर आएगा 30,000 आई थिंक। तो 30,000 का आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड हो गया, सॉरी रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया। अब WIP का स्टॉक के लिए ना आपको वर्किंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, वर्किंग नोट 1। या सही है, आप अगर वर्किंग सारी यहाँ रखो तो ठीक है। रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक लाख 80,000, या फिर आप ऐसे लिखो क्योंकि शुरुआत है आपकी। तो एनुअली आपने कितना कंजम्प किया डिवाइडेड बाय 12, तो 1 महीने का कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल स्टोरेज, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, तो वो आपका आएगा 30,000। ठीक है, तो मैं यहाँ से वर्क, क्योंकि बैलेंस शीट में हम ना ऐसे वर्किंग वगैरह नहीं दिखाते, सीधा फिगर लिखते हैं। तो हम यहाँ से ये सब वर्किंग अब हटा देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 30,000। आपको वो फॉर्मेट याद है ना, उसी फॉर्मेट में आसपास हम वैसे ही बना रहे हैं। ठीक है, वर्किंग नोट 1 हो गई। अब यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट 2, WIP का स्टॉक। अब ध्यान दो, वर्क इन प्रोग्रेस जो फैक्ट्री होती है ना, इसके अंदर क्या अमाउंट की इंक्लूड होती है, 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहले आप मटेरियल डालते हो, तो रॉ मटेरियल उसमें आएगा। जैसे ही रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आया, उस पे लेबर काम करना शुरू करते हैं, तो डायरेक्ट वेजेस आएगा उसके ऊपर में। और तीसरी चीज़, जहाँ पे ये सब चीज़ें बन रही है उस जगह का रेंट, उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें ओवरहेड में काउंट होती है। तो WIP के अंदर हमेशा याद रखना 3 चीज़ें आती है। ए, रॉ मटेरियल, ये 1 मंथ का है। ठीक है, रॉ मटेरियल कितने महीने का रहेगा WIP में, 1 महीने का। तो सर साल भर का रॉ मटेरियल 1,80,000, 12 से डिवाइड किया तो 1 महीने का आया, मल्टीप्लाइड बाय 1 महीने का रॉ मटेरियल अपना WIP में रहेगा, तो आंसर आता है 15,000। ठीक है, बी, डायरेक्ट वेजेस। अब ध्यान दो, साल भर के वेजेस कितने हैं सर? साल भर के वेजेस है 30,000 रुपये। ठीक है, तो साल भर के अगर 30,000 रुपये है, डिवाइडेड बाय 12 किया आपने, तो 1 महीने का आया। लेकिन अब आपको क्या 1 महीने का पूरा लोगे क्या? वेजेस भी 1 महीने का पूरा ले लो, ओवरहेड भी 1 महीने का पूरा ले लो, और 1 महीना ही WIP में स्टॉक रहता है, यानी सारा 100% लग चुका है। उस असेट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए 1 महीने का रॉ मटेरियल, 1 महीने का वेजेस और 1 महीने का ओवरहेड लगता है। ठीक है, बनने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। और अगर आपने सारा लगा चुके हो तो वो WIP कहलाएगा क्या? वो फिनिश गुड्स में तैयार हो चुका है सर, ध्यान दो। ये बॉटल है, दिख रही है आपको? ये बॉटल का जो ये मटेरियल है दैट इज रॉ मटेरियल, जो 1 महीने का हमने फैक्ट्री में डाल दिया।
अब ये बॉटल को पूरा ऐसा तैयार करने के लिए 1 महीने का वेजेस लगते हैं। अगर 1 महीने के वेजेस लगा दिए, 1 महीने के ओवरहेड लगा दिए, तो बॉटल तैयार होके रेडी हो जाएगी। अब ये WIP कहला रही है क्या? मेरे हाथ में WIP है क्या? मेरे हाथ में फिनिश गुड्स है। और अगर WIP कहलवाना है तो कम से कम बॉटल को सर ऐसे दिखाओ, ढक्कन नहीं है। कम से कम ये तो बताओ कि 90% काम हो चुका है, 100 नहीं हुआ। 100 हो जाता तो वो WIP नहीं कहलाता, अभी ढक्कन बनना बाकी है। तो अब क्वेश्चन में कैसे दिखाएंगे? स्टार्टिंग में जब बनाना शुरू करते तो 0% होता है, बनते बनते आखिरी तक वो 100% बनता है। तो ना हम 0 दिखा सकते हैं, ना हम 100 दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे इम्प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, तो हम थ्योरेटिकली जाएंगे, ना 0 ना 100, हम लेंगे बीच का एवरेज। सो 1 महीने का अगर वेजेस है तो हम आधे महीने का लेंगे। 0 स्टार्टिंग में वेजेस लगते थे और महीने के एंड में 1 महीने का वेजेस लगता था, तो हम आधे महीने के वेजेस लेंगे और वैसे ही आधे महीने के ओवरहेड्स भी लेंगे। कहाँ गया एक्साइटमेंट में? तो यहाँ पे आपका ये आंसर आएगा 30,000/12। सो इट गोज टू 1250। और ओवरहेड्स जो है आपके, ओवरहेड कितने लग रहे हैं? 60,000 के ना। तो और एक सेंटेंस इसके नीचे लिखो। मैं आपको स्लाइड्स में नहीं लिखा के दे रहा हूँ क्योंकि ये स्लाइड्स बाद में ना मार्केट में फैल जाती है, तो पूरा आंसर ही आप ले लोगे यहाँ से। सो वीडियो लेक्चर लेने वाले को कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए जो बाकी लोगों को नहीं हो रहा। इसके नीचे एक सेंटेंस लिखेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखेंगे अपने हिसाब से, ठीक है? It is written in the question that wages, धीरे धीरे, it is written in the question that wages and overheads are accrued evenly. It means in the beginning of the month, direct allocation of, it will result in 100% allocation of, it will result in 100% allocation of direct wages and overheads. It will result in 100% allocation of direct wages and overhead. Full stop.
means the goods will no more be called as means the goods will no more be called as work in progress but finished goods. The goods will no more be called as work in progress but finished goods. मतलब अब हम उनको वर्क इन प्रोग्रेस नहीं कह सकते क्योंकि ये फिनिश गुड्स बन चुके हैं. नेक्स्ट लाइन में लिखना हेंस theoretically we will average out and allocate we will average out and allocate only 50% of the direct wages and overheads. Only 50% of the direct wages and overheads. Only 50% of the direct wages and overheads. तो एक महीना था इसलिए हमने आधा महीना लिया. बाद में 2 महीने का WIP में होता तो हम 1 महीने का WIP में लेते आधा. ठीक है, एक्रूड इवनली. आगे बढ़ते हैं. वर्किंग नोट 3 फिनिश्ड गुड्स. अब फिनिश गुड्स में क्या क्या आता है ध्यान दो. फिनिश गुड्स में सर यही तीनों चीजें वापस आती है. कैसे? एक आएगा रॉ मटेरियल, क्योंकि फिनिश गुड्स जो बन के बाहर आता है उसमें हर आइटम 100% लग जाना चाहिए. पूरी तरह से वेजेस लगे हैं, पूरी तरह से ओवरहेड लगे. क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने कहा था कि अगर 100% लगा दिया, पहले वाले क्वेश्चन में नहीं, पहले वाले पार्ट में 100% लगा दिया तो वो WIP नहीं कहलाएगा, वो फिनिश गुड्स कहलाएगा. अब हमको पता है फिनिश गुड्स क्या कहलाएगा, जिसपे 100% लगाया. सो रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड ये वापस लगेगा. तो रॉ मटेरियल साल भर का कितना है 1,80,000. वेजेस साल भर का कितना है 30,000. ओवरहेड साल भर का कितना है 60,000. तो एक महीने का कितना है ये तो हमने निकाल लिया. फिनिश गुड्स में कितने महीने तक रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा, कितने महीने का पड़ा रहेगा. अब यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है आपको, तो यहाँ ऊपर हमने लिखा ना फिनिश गुड्स कहाँ है. हाँ, फिनिश गुड्स 3 महीने का पड़ा रहता है. 3 महीने का फिनिश गुड्स. सो 3 महीने के फिनिश गुड्स में 3 महीने का रॉ मटेरियल, 3 महीने का वेजेस, 3 महीने का ओवरहेड सारा इंक्लूडेड है. तो ये 3 3 3 100%. क्योंकि अब अगर आपने 3 से कम लिया तो वो फिनिश गुड्स नहीं, वापस WIP कहलाएगा. तो 18/12 15 इंटू ये 45,000, 30/12 2,500 इंटू 3 ये 7,500 और ये 15,000. तो ये हो गया आपका 67,500. ठीक है, फिनिश गुड्स. ये यहाँ डाल देते हैं 67,500. वेट करना. अब सर डेटर्स की बात करेंगे. डेटर्स तो आपको सेल्स पे या कॉस्ट कैश कॉस्ट बेसिस पे तो निकालने नहीं बोला है इसमें. डेटर्स देखो अब आपको जैसे निकालना है निकाल सकते हैं सर. उन्होंने डेटर्स के लिए क्या बोला है, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच. एक बार ना अरे
इस चीज़ पे ध्यान दो। वर्किंग नोट 4। अब आपके डेटर्स निकालने के दो तरीके। क्वेश्चन में क्लियर कट कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कैश कॉस्ट मेथड यूज़ करनी है या नहीं करनी, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि वर्किंग कैपिटल निकालना है। अब यहाँ पे आपके पास में दोनों रास्ते हैं। आप पूरी अमाउंट पे भी डेटर्स निकाल सकते हो, मतलब जिसके अंदर में प्रॉफिट इंक्लूडेड हो, या सिर्फ आप उतनी ही अमाउंट कंसिडर करो जितना आपको पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। हमने क्या करना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो जब क्वेश्चन में क्लियर कट नहीं लिखा है। अगले क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है, वहां पे भी हम फिर वही मेथड यूज करेंगे जो कहा गया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, कैश कॉस्ट बेसिस पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि हमको कितना पैसा रिक्वायर्ड है वो ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो अगर कैश कॉस्ट बेसिस नहीं लेते तो डेटर्स कैसे निकालते हैं हम। डेटर्स बहुत ही आसान है निकालना आपका। बैलेंस जो निकालना है वो कुछ फॉर्मूला इस तरह से आता है आपका डेटर्स का, कि आपका साल भर का सेल्स कितना है डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो एक महीने का सेल्स आएगा, और डेटर्स से पैसे लेने में कितना टाइम लगता है। सो डेटर्स कलेक्शन पीरियड जो है वो हमने लिखा है 3 महीने का, तो ये 3 महीने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन सेल्स न्यूमरेटर में लेना यानी प्रॉफिट भी कंसिडर करना हो जाता है, इसलिए कैश कॉस्ट बेसिस पे लेना है जिसमें प्रॉफिट नहीं इंक्लूडेड हो, तो हम लेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब प्रॉफिट निकालने के बाद का फिगर। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है ये आपको देखना पड़ेगा। 3 लाख रुपए में 10% प्रॉफिट है आपका, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्लियर कट लिखा हुआ है। तो 3 लाख में से 10% निकाल दो, 2,70,000 आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। $2,70,000 का माल आपने बेचा, 2,70,000 में प्रॉफिट इंक्लूड करके बेचा था, प्रॉफिट पार्ट हम कंसिडर नहीं कर रहे, और 3 महीने का पेंडिंग है, तो कितना अमाउंट आएगा, 67,500 आपका आंसर आता है। अगर आप पूरा लेते ना 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 करते एक महीने का 25,000 इंटू 3 75, अबे तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 12, हाँ ठीक है, तो एक महीने का 25,000 आता इंटू 3 करते तो 75,000 के डेटर्स निकलते, लेकिन अभी हमारे 67,500 के निकल रहे। इसका मतलब क्या है सर, कि 67,500 एक्चुअल कॉस्ट कैश उसमें फंसी हुई है। बाकी जो 75,000 है वो सर आपके बैलेंस शीट बनाने के काम का है, हमको सिर्फ वर्किंग कैपिटल कितना लगना है वो निकालना है। तो 67,500 मैं यहाँ पे ले लूंगा, इसमें भी डेटर्स आ जाएंगे आपके यहाँ पे। और उसके बाद कम क्वेश्चन ने बोला कि कैश कितनी इंक्लूडेड है। अब कैश देख लो, $20,000 की आपकी कैश आ गई इसमें। तो $2,03,750 ये आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो आप, 2,03,750। अब आती बारी लाइबिलिटी की, क्रेडिटर्स लेना है अब हमको। क्रेडिटर्स किस पे लेते हैं, जितना माल आपने खरीदा। अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम मान के चलते हैं कि दोनों अमाउंट सेम होगी, ओपनिंग की भी और क्लोजिंग की भी। तो मैं आपको आंसर बताऊंगा बाद में, जो सेंटेंस लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट के आंसर में वो। तो ऐसे टाइम पे जब ओपनिंग क्लोजिंग सेम होती है तो परचेसेस और कंजम्पशन भी सेम होता है। रफ में करके दिखा रहा हूँ, कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग होता है, ठीक है। अब आप सोचो, ओपनिंग भी 5 माइनस क्लोजिंग भी 5, तो परचेस अगर 10 है तो कंजम्पशन भी 10 हुआ, परचेस 15 है तो कंजम्पशन भी 15 हुआ, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है। तो क्रेडिटर निकालने के लिए हमको परचेसेस चाहिए होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग सेम मान के चल रहे हैं, यानी कंजम्पशन भी लिया
तो भी क्रेडिटर निकलते हैं आपके यहाँ पे। वर्किंग नोट 5 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आप कैसे निकालोगे सर? एनुअल परचेसेस कितना है, और हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग सेम होने की वजह से मैं उसको कंजम्पशन लिख रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो एक महीने का परचेस या कंजम्पशन मिलेगा आपको, मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने का आप उनको क्रेडिट देते हो। कहाँ लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना ये कहीं तो। ये हमने लिखा है कि 2 महीने का हम क्रेडिट देते हैं। तो ये आंसर आएगा आपका 1,80,000 का तो आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया, 12 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 30,000 का क्रेडिटर बैलेंस में पड़ा रहता है। सो ये हो गया 30,000 का क्रेडिटर। वेजेस आउटस्टैंडिंग एक महीने के, देख लो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। वेजेस आउटस्टैंडिंग एक महीने का, ओवरहेड आउटस्टैंडिंग एक महीने का, ये दोनों एक एक महीने के पेंडिंग रहते हैं। सो वर्किंग नोट 6 वेजेस आउटस्टैंडिंग एनुअल वेजेस डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, तो एनुअल है हमारा 30,000, 12 इंटू 1 तो ये आता है कुछ 2,500 रुपये। सॉरी, हाँ। वैसे ही वर्किंग नोट 7 बनेगी, ओवरहेड आउटस्टैंडिंग, तो फॉर्मूला है एनुअल ओवरहेड 12 महीने का और 1 महीने का आउटस्टैंडिंग, तो 1 महीने का निकाल लिया अपन ने। यह है 60,000, 12 इंटू 1, तो ये आपका आंसर आता है 5,000। तो ये जो अंडरलाइन करके दे रहा हूँ वो आपकी फाइनल फिगर है हर एक केस में। तो ये हो गया आपका 37,500। तो आपका टोटल वर्किंग कैपिटल आता है, सॉरी करंट लाइबिलिटीज़ कितना हुआ? 37,500 हो गया, और उसके बाद में करंट असेट्स में से माइनस कर दो। सो 1 माइनस 2 या ए माइनस बी अगर आप करोगे तो दैट बिकम्स 166,250 का वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, net working capital. So that's it. This is the final answer to this entire question. 166,250 ये वाला पार्ट है जो आपको लिखने की ज़रूरत है। पहले हमने रॉ मटेरियल निकाला 30,000 का आया, WIP निकाला 18,750 का, अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन बताया, फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश, उसके बाद में क्रेडिटर्स, वेजेस और ओवरहेड, तो टोटल मिला के 166,250। देख लेते हैं आंसर, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे हमारे पास जो मटेरियल है उसमें से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास में? 3। ये सारी स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा। देखो 30,000 का रॉ मटेरियल और 18,750 का आपको दिखेगा यहाँ पे वो, ये सब चीज़ें तो ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह डायरेक्ट यहाँ पे आता है। ये फाइनल आंसर देख लो, रॉ मटेरियल आपका 30,000, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, ये वो सब, और आखिरी में अगर आप नीचे में देखोगे 166,250। ये सारी वर्किंग अब आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि हमने वैसे ही सॉल्व किया हुआ है। सो यू कैन यूज़ दिस, दिस इज़ द मटेरियल। नोट डाउन कर लो आंसर्स को सारे और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। एक क्वेश्चन को यार आधा आधा घंटा लग जाता है। आई होप आगे से ना लगे, मतलब एक बार अगर अपन सिंक में आ जाए ना, सब कुछ सिंक में आ जाएगा तो फटाफट कर पाएंगे। द फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट टू XYZ कंपनी। अब आप अगर यहाँ देखोगे तो सेल्स 2 महीने के क्रेडिट पे दिया जाता है, जो कि 36 लाख रुपए है। यानी कि यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कट, मतलब एक फिगर में दो चीजें दी हुई है। डेटर्स कलेक्शन पीरियड 2 महीने का है। मटेरियल जो कंज्यूम किए गए हैं वो आपको दिए हैं 9 लाख रुपए के, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है सप्लायर एक्सटेंड्स 2 मंथ्स क्रेडिट। यानी यहाँ पे आपको डेटर कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड दोनों दिया हुआ है, 2-2 महीने का। वेजेस पे किए जाते हैं 7 लाख। जो वेजेस साल भर में आपने पे किए वो 7,20,000 है साल भर के, 12 महीने के। लेकिन मंथली इन अरियर, यानी एक महीने का अगले महीने पेमेंट किया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 मंथ का। मंथली इन अरियर का मतलब ये होता है कि एक महीने का पेंडिंग रहता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। 80,000 के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है ये आउटस्टैंडिंग है, साल भर का खर्चा नहीं है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग है। और इसने लिखा है कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन अरियर। कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन अरियर, इसका मतलब एक महीने का ये भी पेंडिंग में रहता है। यानी कि ये जो 80,000 है ये सिर्फ एक महीने का है, तो 12 महीने का कितना होगा सर? 8,40,000। ये चीज समझ में आ रही है आपके? 8,40,000। मल्टीप्लाई करके देख लो। नहीं, ये 8,40,000 नहीं आएगा, 9,60,000 आएगा। $9,60,000। तो ये भी एक महीने का पेंडिंग है, ये सब लाइबिलिटी साइड में आने वाला है। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड एज अबव। पेड एज अबव मतलब वो भी मंथली इन अरियर है, तो ये भी एक महीने का। ये टोटल पेड है 12 महीने का 2,40,000, लेकिन ऊपर जैसे लिखा है ना वैसे दिए जाते हैं, यानी एक महीने का अरियर में। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस। ये एडवांस में पेमेंट किया, यानी ये प्रीपेड एक्सपेंस है। एक क्वार्टर का आप पहले ही पेमेंट करके रखते हो। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस टोटल साल भर के 1,20,000 है, बट क्वार्टरली पे किए जाते हैं इन एडवांस। तो एक क्वार्टर का कितना आता है सर? एक क्वार्टर का 30,000 रुपए। एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, और उसके हिसाब से 30,000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके दिखेंगे। तो ये चीज समझो, आउटस्टैंडिंग है मतलब ड्यू हो गया और अपन ने नहीं दिया तो वो लाइबिलिटी हो गई अपनी। लेकिन हमने ड्यू हुआ ही नहीं, एक्रू हुआ ही नहीं और पहले ही देके रख दिया, तो वो असेट बन गया। तो आपका देखना वेजेस जो है वो आउटस्टैंडिंग में दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग आउटस्टैंडिंग में दिखेगा, और टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में दिखेगा लाइबिलिटी साइड में। और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखेगा असेट साइड में। नीचे देखो, कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% काउंटिंग डेप्रिसिएशन एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। सेल्स पे 25% अगर आप लगाओगे तो वो है हमारा प्रॉफिट, यानी कि 36 लाख का सेल्स है हमारा, इसका 25% होता है 9 लाख रुपए। तो जैसे ही 36 लाख रुपए में से 9 लाख माइनस कर देते हो तो 27 लाख रुपए, 27 लाख रुपीज आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन की अमाउंट इंक्लूडेड है। जिसके अंदर डेप्रिसिएशन की अमाउंट इंक्लूडेड है, कितनी ये नहीं दिया हमको, ठीक है, कोई बात नहीं। It keeps 1 month stock each of raw material and finished goods and cash balance of 1 lakh. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना? 1 महीने का। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड कितना? 1 महीने का। डेटर्स कितना? 3 महीने का। ठीक है, और क्या आ रहा है असेट साइड में? प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? 3 महीने का, क्वार्टर। लाइबिलिटी साइड में ऊपर आता है क्रेडिटर्स कितना? 3 महीने का। उसके बाद में वेजेस हो, ओवरहेड हो, या वेजेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एक एक महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो ठीक है, बहुत कुछ तो निकल गया। अज्यूमिंग 20% ऑफ द सेफ्टी मार्जिन, वर्क आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। कैश कॉस्ट बेसिस में दो चीजें निकालनी पड़ती है हमको यहाँ पे। प्रॉफिट नहीं लेना डेटर्स में, दूसरा डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम है वो भी नहीं लेना।
क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो 27 लाख रुपए में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। तो 27 लाख रुपए में कितना डेप्रिसिएशन ये नहीं दिया हुआ है, कहीं से भी क्वेश्चन में नहीं निकल रहा कि डेप्रिसिएशन कितना है, मतलब लिख दिया हुआ नहीं है, निकाल जरूर सकते हैं। तो 27 लाख लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 27 लाख के ऊपर कैलकुलेशन करना यानी डेप्रिसिएशन भी ले लिया आपने, डेप्रिसिएशन माइनस करके लो, क्योंकि कैश कॉस्ट पे निकालना है। और क्या निकालना है, सेम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम अपना टेबल बनाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। टेबल में यहां लिखूंगा मैं करंट असेट्स। अब करंट असेट्स में सबसे पहले आता है इन्वेंट्री, इसमें आएगा रॉ मटेरियल और दूसरा आएगा फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद हम लेंगे डेटर्स, इसके बाद हम लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि कुछ प्रीपेड दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन में। उसके बाद हम लेंगे कैश, या हम कैश पहले ले सकते हैं, जनरली कैश पहले आती है, तो हम आप कैश एंड बैंक ले लो, और उसके बाद लो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, डेटर, कैश और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये हो गया आपका करंट असेट्स वाला पार्ट। तो इसका टोटल जैसे ही करते हो आप, तो आपको मिलता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिगर्स छोड़ दो। अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज की। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले सर क्रेडिटर्स आएगा। अब इसके बाद में 3 ही आइटम आउटस्टैंडिंग वाले मुझे दिखे, एक तो वेजेस है शायद, हाँ वेजेस आउटस्टैंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में ओवरहेड कहते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तीनों ले लिया, आई डोंट थिंक सो अब इसके अलावा और कुछ बाकी है। तो इसकी टोटल आ जाएगी, टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज बी। तो यहाँ हम लेंगे नेट वर्किंग कैपिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन, या फिर आप उसको नेट वर्किंग कैपिटल मत लो यार, इसको तो फिर ठीक है, उसको कुछ कह ही नहीं सकते ना, बिफोर सेफ्टी मार्जिन ऐड ही नहीं करना। तो वर्किंग कैपिटल। अब इसमें आपको सेफ्टी मार्जिन ऐड करनी है। हमने देखा था लास्ट में सेफ्टी मार्जिन क्या होता है सर, सेफ्टी मार्जिन यानी कि आप सेफर साइड होके थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हो, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ले लोगे। तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा लेना बोला है हम लोगों को, 20% का सेफ्टी मार्जिन रखने बोला है। तो हम 20% का सेफ्टी मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो यहाँ आपका क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। बहुत ही आसान सर, बहुत ही आसान। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें WIP नहीं है। WIP नहीं है तो आपके जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है जहाँ पे दिक्कत जाती है, वो चीज़ यहाँ से हट जाती है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉस्ट शीट टाइप्स बनाते हैं। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया ये लिखा, उसके बाद हमने वेजेस कितना लगा, फिर हमको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस साल भर में कितने लगे, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देना यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग WIP का कुछ भी नहीं, फिनिश गुड्स भी हम होगा तो सेम मान के चल रहे हैं।
सो इसीलिए मैं यहाँ पे वो ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स करता तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता, लेकिन ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स करने की भी ज़रूरत नहीं, तो यही इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ यही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। ठीक है, तो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यही हो गया। अब इसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और सेल्स प्रमोशन के खर्चे। एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, तो आपका आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपका आता है यहाँ पे सेल्स। आपको ज़रा सा अंदाज़ा आ रहा होगा, तो कुछ इसी तरह से आप कॉस्ट शीट बनाते हो, लेकिन इसमें अभी प्लस और माइनस जो आप करते हो ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग हम सेम मान के चल रहे हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है आपके यहाँ पे। तो रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया सर, साल भर का जो कंजम्पशन है वो हमारा है 9 लैक्स का, वेजेस 7,20,000 का, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो आएंगे आपके वो आ रहे हैं कुछ 80,000 का, एक महीने का दिया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया, साल भर का नहीं दिया था उन्होंने, तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 80,000 इंटू 12 करोगे तो 9,60,000 वो होते हैं। अब यहाँ पे टोटल कर लो, तो ये आपका हो गया 25,80,000। अब नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन WIP के लिए यूज़ होता है और फिनिश गुड्स जो है उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज़ होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे WIP इसीलिए नहीं है, इसीलिए WIP का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम हो गया आपका। सो 25,80,000 आपका यहाँ पे आ गया। अब इसमें आप एडमिन के खर्चे ऐड कर दो, एडमिन एक्सपेंसेस 2,40,000 और सेल्स प्रमोशन 1,20,000। तो टोटल आ जाएगी 29,40,000। हमारा सेल्स है 36 लाख का, तो आपका प्रॉफिट आता है 6,60,000 का। अब आप एक चीज़ समझो, ये प्रॉफिट जो है ये कैश प्रॉफिट है, मतलब कैश कॉस्ट बेसिस पे, यानी इतना ही प्रॉफिट नहीं है, आपको थोड़ा और कम है प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जो हमने इस पूरे कैलकुलेशन में ऐड नहीं की वो है आपका डेप्रिशिएशन। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ दूसरे साइड से, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे। 2 मिनट का, 1 मिनट रुक जाओ बस। अब ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, थोड़ा अलग तरीके से लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा रफ वर्किंग मान के चलो उसको। एक्चुअल में आपका क्या है क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग PNL 36 लाख का आपने सेल्स किया, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है आपका कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका वो है 25% का। तो अगर आप 25% का ग्रॉस प्रॉफिट लगाते हैं 36 लाख पे, कभी कभी बहुत दिक्कत देता है, 9 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आता है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो वो हो गया 9 लाख का। इसका मतलब क्या हुआ सर, अब मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है एक्चुअल में वो आना चाहिए 36 लाख माइनस 9 लाख का, यानी कितना आना चाहिए मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 27 लैक्स का आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा 27 लाख का नहीं आ रहा है COGS, अगर आप देखोगे तो मेरा 25,80,000 का आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस है ना 1,20,000 का, ये और कुछ नहीं डेप्रिसिएशन है, क्योंकि इस तरफ से जाए तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन ने क्लियरली लिखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ठीक है, और हमने जो ऊपर लिया इन तीनों में कहीं डेप्रिसिएशन नहीं था, इन तीनों की टोटल होती है 25,80,000। यानी इसका मैं आपको अगर ब्रेकअप दूं तो एक ब्रेकअप है 25,80,000 प्लस 1,20,000 का। इस तरह से ये 27 लाख रुपए बनते हैं, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पे लिखते हो, फिर आपके एडमिन के खर्चे यहाँ डालोगे, फिर आपके सेल्स एंड प्रमोशन के खर्चे आप यहाँ डालोगे, तो वो सेल्स प्रमोशन के खर्चे कुछ ये 2,40,000, 1,20,000, और अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। ये आपका PNL बनता है इस तरह से। तो हमने क्या किया ना, हमको सिर्फ इस पूरे कैलकुलेशन में दो चीज़ें हटानी थी। कैश कॉस्ट बेसिस पे अगर आपको लेना है तो दो चीज़ें इग्नोर करो, 9 लाख का प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट और 1,20,000 का डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये कैश बेसिस पे नहीं है इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। और इसीलिए हमने इस मोड से कैलकुलेशन नहीं किया, या मैंने आंसर नहीं निकाला, मैंने इस मोड से निकाला, तो फिगर्स बदलेगी। क्वेश्चन ने बोला ना कैश कॉस्ट बेसिस पे लो, तो फिगर्स बदलनी है। तो 25,80,000 इज द एक्चुअल कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड करोगे तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही रहेगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन वो अब कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, लेकिन हमको तो कैश कॉस्ट चाहिए, और ये कैश कॉस्ट है। देखो यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन ने यहाँ पे क्लियरली लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है, कहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल में, वेजेस में नहीं, ओवरहेड में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, जो कि ये है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और क्लियरली लिखा है यहाँ पे कि जो हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हैं वो कैश बेसिस पे है, यानी कि ये जो आपने निकाला ना 9,60,000, ये पूरा कैश बेसिस पे, इसमें 1,20,000 और डालोगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा। तो सर हम क्या करें, अभी करें क्या, हम कुछ मत करो, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करो। ठीक है, आते हैं आंसर्स पे। सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालना है, साल भर में कितना कंज्यूम किया। अब मैं फॉर्मूलेज नहीं लिख रहा हूँ पिछले बार वाले, आप अब दिमाग लगाओ। साल भर में कंजम्पशन कितना दिख रहा है, 9 लाख का। ठीक है, 9 लाख का कंजम्पशन, ये एक महीने का कंजम्पशन हुआ। कितने महीने का स्टोर करके रख रहे हैं हम, रॉ मटेरियल स्टोरेज कितना है देखो, मटेरियल कंजम्पशन सप्लायर नहीं, रॉ मटेरियल नीचे में लिखा हुआ है 1 मंथ का हम रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स मेंटेन करके रखेंगे। सो रॉ मटेरियल 1 मंथ का कितना आता है, $75,000। ठीक है, उसके बाद फिनिश गुड्स आएगा। अब आप बताओ फिनिश गुड्स के लिए हम क्या लेते थे, रॉ मटेरियल के लिए कंजम्पशन, फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कितना निकाला है यहाँ पे, 25,80,000। 27 लाख नहीं लेना, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1,20,000 का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो आपका कैश कॉस्ट बेसिस पे आंसर नहीं निकलेगा। तो 25,80,000 इज द कैश कॉस्ट, एक ही महीने का मेंटेन करना है हमने, तो यह हो गया 2,15,000। तीसरा क्या है हमको दिया हुआ, डेटर्स। अब डेटर्स में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना, ना डेप्रिसिएशन ना प्रॉफिट, तो क्या लोगे सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स 29,40,000। ये 29,40,000 में दो चीज़ें नहीं हैं, एक तो प्रॉफिट नहीं है, दूसरा डेप्रिसिएशन भी नहीं है, और ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए थी हमको, क्योंकि कैश कॉस्ट चाहिए।
सो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा यहाँ पे 29 लाख। अगर वो बोलता ना कॉस्ट कैश कॉस्ट नहीं लेना, डायरेक्ट 36 लाख रुपए लेता मैं, 36 लाख रुपीज़ लेता यहाँ पे 2940 की जगह। 2940 में डेप्रिशिएशन भी डालता, प्रॉफिट भी डालता, फिर डेटर्स निकालता, बट वो कैश कॉस्ट नहीं कहलाती। कितने महीने का क्रेडिट दिया है? 2 महीने का है। $4,90,000। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस है, $1,20,000 साल भर का है, तो 3 महीने का कितना प्रीपेड, यानी 3 महीने का 30,000। पांचवा क्रेडिटर्स, ये ना कभी कभी हैंग हो जाता है। क्रेडिटर्स कैसे निकालते हो? क्रेडिटर्स से सर हम माल खरीदते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग सेम मान के चल रहा हूँ, तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ही परचेसेस बन जाएगा। यहाँ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का तो कुछ दिया हुआ है नहीं आपको, तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम मानोगे तो परचेसेस ही कंजम्पशन बन जाता। तो अपन को क्या चाहिए रहता है? परचेसेस। दिया हुआ है क्या अलग से? नहीं, कंजम्पशन को ही परचेसेस मानो। तो कंजम्पशन कितना? 9 लाख का। कितने महीने का एक्सटेंड करते हैं? 2 महीने का। तो ये आपका आ जाएगा कुछ 75,000 एक महीने का होता है ना, तो 2 महीने का 1.5 लाख हो जाएगा। 6 वेजेस आउटस्टैंडिंग, 1 महीने के आई थिंक वेजेस आउटस्टैंडिंग है आपके, और टोटल साल भर के वेजेस है 7,20,000। साल भर का 7,20,000, तो 1 महीने का कितना? 60,000। 7 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है 1 महीने के आपके, 1 महीने का ही लेना है, तो एक साल भर का कितना है सर? 9,60,000। तो 1 महीने का कितना? 80,000। 8 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद में आप क्या लोगे सर? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आपके आउटस्टैंडिंग हैं 1 महीने के। एडमिन के खर्चे देखो कितने हैं, अगर आप देख रहे हो तो 2,40,000 एडमिन का खर्चा है। $20,000। बस आई थिंक बहुत कुछ तो हो गया। मैं फिर भी ऊपर फिगर्स लिखने के बाद में वापस आऊँगा। 75, 2, 15, 4, 90। तो ये हो जाएगी टोटल 2,90,000। 4,90, 30 और 1,50। डेटर से अपने 4,90,000, और कैश प्रीपेड एक्सपेंसेस 30। कैश तो क्वेश्चन में लिखा होगा, कैश क्वेश्चन में लिखा है 1,00,000 का। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपका ये जो आता है 9,10,000। क्रेडिटर्स 1,50,000, 60,000, 80,000 और 20,000 आ रहे हैं। तो इसकी टोटल आती है 3,10,000।
एक बार फिर से, तीन लाख दस हज़ार। अब 9,10,000 आपका ग्रॉस, करंट लाइबिलिटी 310, तो माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल आपका जो आता है वो है 6 लाख रुपए का। इस पे 20% आप मार्जिन ऐड करोगे तो 1,20,000 की मार्जिन आती है। ये 6 लाख रुपए आपका निकल गया कि एक्चुअल कैश चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्ट निकला है। कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ भी अनसर्टन हुआ आपके साथ में, थोड़ा बहुत भी अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगा तो फिर फंस जाओगे आप। इसीलिए सेफर साइड होके 20% एक्स्ट्रा रखो, 1,20,000। तो टोटल वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो है 7,20,000 की। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट द एंटायर मीनिंग इज। ये आपका नेटवर्किंग कैपिटल हो गया। आंसर्स मैच कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत रही कैलकुलेशन में, मुझसे मिस्टेक रही तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अपन को पता चल जाएगी। देख लो, 7,20,000 नेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट के हिसाब से। इंस्टीट्यूट ने एक ही इसमें कैलकुलेशन में एक के नीचे एक के नीचे एक किया, तो वो उतना अपने लिए आंसर शीट में लिखना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपके 2-2 पेज भर जाएंगे एक ही इसमें। तो टेबल एक जगह लिखो, वर्किंग नोट एक जगह लिखो, वो सबसे बेटर रहेगा, दोनों के लिए बेटर रहेगा वो चीज़। सो दिस इज़ व्हाट द एंटायर क्वेश्चन इज़। ठीक है, ये भी देखो उन्होंने वही चीज़ बनाई है यहाँ पे, मटेरियल कंज्यूम्ड। और एक चीज़ याद रखो, जो क्वेश्चन ने लिखी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से पढ़ो यहाँ पे, ये चीज़ आप लिख लो लिखना चाहो तो। सिंस द कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए वो ऑलरेडी कैश में दिए, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नीड नॉट बी कंप्यूटेड, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं। हाउएवर इफ़ इट वेर रिक्वायर्ड, अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इस तरह से कैलकुलेट होगी कि 36 लाख रुपए में 25% यानी 9 लाख का प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 27 लाख आना चाहिए। लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से 25,80,000 आ रहा, तो दोनों में डिफरेंस जो है, ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। 27 लाख भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 25,80,000 भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि सर 27 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन है, ये एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन है, और हमको चाहिए थी एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, क्योंकि कैश कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेशन करने थे, इसलिए 25,80,000 लिया। तो डेप्रीशिएशन की अमाउंट 1,20,000 आती है, चाहे तो ऐसा ये चीज़ लिख सकते हो आप। बस वही चीज़ थी, फाइनल हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फिगर्स बदल के आपको वापस वही वही चीज़ें दी गई है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आप होमवर्क के लिए रखेंगे और इसको आप टैली करेंगे अपने स्लाइड्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो मैंने आपको दिखाई ना वो वाली, तो उसके साथ में। ठीक है, इतनी चीज़ समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 से अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।